तो विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। इससे पूर्व में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में बात की। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, क्या उसका क्षेत्र है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम राजनीति विज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है उसके दूसरे चरण में हमने प्रवेश किया है कि कुछ समय के बाद में राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में थोड़ा बदलाव लाया गया। तो एक जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि एक विशेष समय तक, दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व तक राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन पद्धति थी वो उस तरीके से चल रही थी। उसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीतिक विचारकों को यह महसूस हुआ कि उनके द्वारा जो अध्ययन किया जा रहा है, जो जितना चिंतन मूलक, जितना विश्लेषणात्मक हो रहा है, उनको लगने लगा कि वो जो विचार हैं वो कल्पनाओं में इतने अधिक पहुंच गए, वैल्यूज आदर्शात्मक इतना अधिक हो गया कि उन्होंने यथार्थता का जो एक जमीन है उसको उन्होंने छोड़ दिया। और यही कारण है कि उनके कई जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल गलत साबित हुए। उनको ऐसा लगने लगा कि कुछ ऐसी चीजें जो राजनीति वैज्ञानिक जान ही नहीं पाए, राजनीति विज्ञान को उन्होंने बंद कमरों में बैठकर जिस तरीके से उन्होंने चिंतन किया, जो चीजें लिखी, नैतिकता के जो मानदंड दिए, वो व्यवहार में उनको दिखाई नहीं दिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में या इससे पूर्व में भी आप कह सकते हैं कि 1925 तक आते आते चार्ल्स मैरियम जैसे विचारक थे, उन्होंने इस बात पे बल देना शुरू कर दिया कि अब हमें आदर्श और नैतिकता के स्थान पर जो उस समय राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति के मूल, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विषय थे, जो मूल एक पद्धतियां थी, उसके स्थान पर उन्होंने माना कि अब हमें यथार्थ और वैज्ञानिकता, इसके ऊपर बल देना चाहिए। जिस तरीके से विज्ञान कार्य और कारण में निश्चित संबंध बता पा रहे हैं, और वो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि विज्ञान केवल तथ्यों के ऊपर चलता है। तथ्यों के आधार पर जो मूल जो परिणाम सामने आते हैं उसी के आधार पे उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। और यही कारण है कि उनके सिद्धांतों में जब भी उनको प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ी, उन्होंने 100% अपनी प्रामाणिकताएं प्रयोगों के माध्यम से करके दिखाई। और यही कारण था कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानने लग गए थे कि लोगों का जो बिलीव, लोगों का जो विश्वास है वो विज्ञान में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इन जो हमारी कल्पनाएं हैं, आदर्श है, नैतिकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इनकी भरमार थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में विश्लेषण की, तर्क की, दर्शन की। तो इन्होंने माना कि अब राजनीति विज्ञान को इन चीजों से मुक्त होकर साइंस की तरह ही हमें वैज्ञानिक प्रविधियों का इस्तेमाल राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माण में करना चाहिए। ठीक है, तो दो बड़े विचारक हैं जिन्होंने अपने विशेष इन चीजों पे बल दिया। और चूंकि मैंने बताया कि शिकागो विश्वविद्यालय था, वो राजनीति विज्ञान के बदलाव का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था, जहां रात दिन इन चीजों पे काम होने लगा कि राजनीति विज्ञान को और अधिक समाज में प्रासंगिक कैसे बनाएं और अधिक विश्वसनीय कैसे बनाएं। और विश्वसनीय बनाना, मैंने बताने कि एक मुख्य रूप से उनके एक सनक जो सवार थी कि विश्वसनीय यदि हम राजनीति विज्ञान को बनाना है तो हमें उसे विज्ञान के रूप में स्थापित करना होगा, उसे वैज्ञानिकता के जो मेथड्स हैं वो इसमें काम में लेने होंगे इनके सिद्धांत निर्माण में, तब जाकर हम कहीं इसे विज्ञान की तरह ही विश्वसनीय बना सकते हैं। इसके रिजल्ट भी उतने विश्वसनीय होंगे जितने विज्ञान के होते हैं। तो चार्ल्स मैरियम, डेविड ईस्टन, ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने इस विषय में खूब काम करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में जो विचारक उनमें आगे बढ़ते गए, आप काफी पढ़ेंगे उसके बाद में कि जो चार्ल्स मैरियम ने अपनी जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने काफी बल दिया, और आगे चल के उन्होंने अपने राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत थे उनमें सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और इनके जो साइंटिफिक जो मेथड्स थे वो काम में लेने शुरू कर दिए। तो यथार्थवादी जो बदलाव लाया गया राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माण में, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक बड़ा बदलाव वहां पर दिखाई दिया।
ठीक है। तो इसी बड़े बदलाव के जो वैज्ञानिकता की तरफ से एकदम मुड़ा, इसीलिए हमने यहां एक लाइन खींच दी कि इसके बाद का जो काल है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस में एक नए बदलाव आए, सिद्धांतों के निर्माण में जो नए मेथड्स यूज में आने शुरू हुए, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। अर्थात साइंस के सिद्धांत निर्माण में नई पद्धतियां अब इस्तेमाल होना शुरू हो गई। ठीक है। तो प्राचीन पद्धतियां थी, ऐसा नहीं कि नई पद्धतियां आई तो पुरानी खत्म हो गई, प्राचीन पद्धतियां भी चलती रही, लेकिन अब बड़े लेवल पे प्रयोग किसका होने लग गया, नई पद्धतियों का प्रयोग होने लग गया। और इसी पे धीरे धीरे सारे जो राजनीति वैज्ञानिक थे वो सब इनकी तरफ दौड़ने लगे। ठीक है। तो ये था मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इसमें अपन आगे पढ़ेंगे डेविड स्टन और चार्ल्स मैरियम, इनके काफी हम डिटेल से हम लोग इनके बारे में जान पाएंगे। और इन्हीं के साथ हम देखेंगे, कैप्लॉन को देखेंगे, कैटलिन को देखेंगे, लास्टवेल को देखेंगे। ये सब विचारक जो आधुनिक विचारक हैं, इन्होंने किन किन रूपों में इन चीजों पे बल दिया। तो चलिए आज हम एक बार एक सामान्य परिचय हम ले रहे हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में ऐसे क्या बदलाव आए, ऐसी क्या चीजें आई जिनके आधार पे ट्रेडिशनल से हम उसका भेद कर पाए। क्योंकि सामान्य तो ऐसा कोई नहीं कि आज एकदम से बदलाव हो गया हो, लेकिन जब पद्धतियां बदल गई तब हमने माना कि नहीं, यहां तक का जो है उसमें इन चीजों की प्रधानता दिखाई दी, इन पद्धतियों की प्रधानता दिखाई दी जो ट्रेडिशनल थी, और यहां से हमें वो पद्धतियां दिखाई देती है, उन चीजों की प्रधानता, पद्धतियों की प्रधानता दिखाई दी जो हम मॉडर्न में शामिल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल साइंस अपने नवीन स्वरूप तक पहुंचा। तो अब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान में किन किन पद्धतियों को शामिल किया गया, कौन कौन से बदलाव लाए गए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए, इनको ज्यादा आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन चीजों में आप कंफ्यूज होना नहीं है, आपको केवल आपको ये देखना है कि कुछ चीजें चेंज कर दी गई। जैसे मैंने बताया ना कि मोबाइल आप काम में लेते हैं तो कुछ फीचर्स चेंज कर दिए गए, बाकी बेसिक चीजें वो थी, वो उनकी जगह दूसरों ने ले ली। बाकी बेसिक जो काम करता रहा वो चीजें थी। राज्य तो अध्ययन का बिंदु उसमें भी था, इसमें भी रहेगा, लेकिन राज्य में किन चीजों के अध्ययन को उन्होंने थोड़ा बदलाव लाए, और राज्य में अब जो अध्ययन उनको करना था उनके मेथड्स में क्या बदलाव लेके आ गए। तो ये जो नए फीचर्स डाले गए, ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है ना। नए फीचर्स जो आए, जैसे मैंने बताया कि मोबाइल है, एक प्राचीन कीपैड वाला मोबाइल और एक मॉडर्न जो मोबाइल आ गए, नए जो मोबाइल आ गए, तो इन दोनों में जो अंतर है वो वही चीज आप इनमें देखेंगे कि नए फीचर्स पॉलिटिकल साइंस में भी ऐड कर दिए गए। ठीक है, जिसको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो प्रारंभ में आपने देखा कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन का विषय क्या था, राज्य था। अब आप देखिए कि राज्य के स्थान पर इन्होंने किसको प्रमुखता दी, समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को प्रमुखता दी कि यदि हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है तो हमें सबसे पहले समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन करना होगा, मानव का अध्ययन करना होगा, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना होगा, मानव के पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन करना होगा, और उनके आधार पर कुछ सामान्य करण या कुछ सामान्य सिद्धांत उनमें से निकालने होंगे कि इन परिस्थितियों में मानव ये व्यवहार करेगा। अब यहां देखिए साइंस वाला नियम आ गया, और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम हम कब कर पाएंगे, जब हम लगातार लोगों का अध्ययन करेंगे तो हम भविष्यवाणी भी कर पाएंगे। आज भी आप देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो एग्जिट पोल वगैरह आप देखते हैं कि इस बार गवर्नमेंट इसकी बनेगी, इस बार इसकी बनेगी। तो ये वही बात है कि कई बार आप देखते हैं कि लगभग बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, बहुत सही सटीक उनके रिजल्ट जाते हैं जो पूर्वानुमानों के, और कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। तो ये चीजें तो खैर अपन अगर आलोचना में देखेंगे, लेकिन इनका ये मानना था, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना था कि ये संभव है। जैसे साइंस में हम अणुओं का, परमाणुओं का, विभिन्न वस्तुओं के गुण धर्मों का हम उनका बार बार प्रयोग करके हम उनकी आदतों को पकड़ के उनके आधार पर जैसे निष्कर्ष निकालते हैं, उन्होंने माना कि मनुष्य का भी यदि हम लगातार अध्ययन करें तो ये कुछ सामान्य चीजें, उनमें भी सामान्यकरण निकल सकता है। और यदि ये चीज आ गई तो उन्होंने माना कि हम भविष्य में साइंस की तरह सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में भी मनुष्यों के बारे में भविष्यवाणी करेंगे और वो सही पाई जाएगी। तो ये एक यथार्थ अध्ययन जो है, ठीक है ना, कल्पना आधारित अध्ययन नहीं, यथार्थ अध्ययन का की तरफ जो एक झुकाव, एक मुड़ाव, वो हमें मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में दिखाई देता है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे बड़ी चीज चेंज आई वो मैंने बताया ना, दो बड़ी चीजें आई कि अब इन्होंने राज्य के स्थान पर
प्रमुखता किसको दे दी कि राज्य में मनुष्य के व्यवहार, राज्य में रहने वाले जो मनुष्य है, मानव है, उनके व्यवहार को उन्होंने प्रमुखता दी कि इनके व्यवहारों को अब हमें अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाकर साइंटिफिक तरीकों से, वैज्ञानिक पद्धतियों से हमें उनके जो सामान्य नियम है वो हमें निकालने होंगे कि एक परिस्थिति में मनुष्य क्या व्यवहार करेगा, ताकि हम भविष्यवाणी कर सकें। ये उनका मुख्य रूप से रहा। तो अब पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन नेचर, ये इनका मुख्य स्टडी का पार्ट हो गया। ठीक है ना। अब जो मतलब मानवों का राजनीतिक जो जीवन था उसके ऊपर उन्होंने मुख्य रूप से अब अपना पूरा ध्यान फोकस कर दिया कि हमें ये देखना है कि इनकी प्रकृति कैसी है, इस प्रकृति को पकड़ना है, इनके गुण धर्मों को पकड़ना है, और एक ये इन पे किन किन चीजों का इफेक्ट होता है और ये राज्य को किस किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा अध्ययन का केंद्र बिंदु मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में इन लोगों ने अलग से शुरू कर दिया। ठीक है। अब इसमें देखिए, उसमें हमने देखा कि जो पद्धतियां थी वो पद्धतियां कैसी थी, सारी की सारी आदर्शात्मक, कल्पनात्मक, वर्णनात्मक, दार्शनिक, ये पद्धतियां थी। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में चूंकि इन्होंने, मैंने बताया कि ये यथार्थ अध्ययन करना चाहते थे, ये जमीनी अध्ययन करना चाहते थे, जो चीजें हैं ये इस बात को नहीं चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए, ये कह रहे हैं ये हमारा विषय नहीं है, ये कल्पनाओं पे नहीं जाना चाह रहे थे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन का केवल इतना सा है कि क्या है और कैसे है। हमें केवल ये अध्ययन करना है राज्य वर्तमान में है तो क्या है और कैसे है। हमें जो भी तथ्य हैं उनके आधार पे जो वस्तु स्थिति है उसको केवल सामने लाना है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका जो अध्ययन है, इनका जो अध्ययन पद्धति है वो डिस्क्रिप्टिव से किस पे आ गई, ऑब्जेक्टिव पे आ गई। वस्तुनिष्ठ जो अध्ययन है वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। समझ गए आप इस चीज को, कि तथ्यों को केवल इकट्ठा करिए और हमारा काम केवल इतना सा है कि हम लोगों के सामने रख सकें कि ये स्थिति ये है, वर्तमान में ये स्थिति है। समझ गए। जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं कहना है कि X अच्छा है या Y बुरा है, हमें ये नहीं बताना है, समाज को ये नहीं कहना है कि आप X की तरफ जाइए या Y से परहेज करिए। ये कह रहे हैं कि हमारा काम तो ये देखना है कि समाज X को पसंद करता है या समाज Y को पसंद करता है। बस ये कह रहा है कि हमारा काम ये है, जो जैसा है उस चीज को सामने लाना है, कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें कि साहब Y बुरा है तो X होना चाहिए, लोगों को X की तरफ ले जाने के लिए क्या क्या प्रयोग करें, X ऐसा है, X के बारे में ये है, अपने विचार वैल्यूज सारी हम बताएं। ये करें, ये हमारा काम नहीं है। हम तो आपके सामने ला के ये रख देंगे कि भाई 60% लोग हैं वो Y को पसंद करते हैं और 40% लोग हैं वो X को पसंद करते हैं। अब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका मतलब यहां सफलता किसको मिलेगी, Y को मिलेगी। ये करें, बस हमारा इतना ही काम है, जो जैसा है उस चीज को उसी स्वरूप में लोगों के सामने रखना। एक यथार्थवादी अध्ययन पद्धति मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में लाई गई, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में अपनाई गई। ठीक है। तो ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में कल्पनावाद से हटकर यथार्थवाद की तरफ इन्होंने अपना जो अध्ययन मेथड है, जो रिसर्च मेथड है, जो अध्ययन का तरीका है, वो उन्होंने मोड़ दिया। समझ गए ना आप। तो यही जो बड़े बदलाव हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस की जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, इसमें अब जो पद्धतियां शामिल की गई वो कौन कौन सी की गई, विभिन्न संस्थाओं की जो संरचनाएं थी उन संरचनाओं के कार्यों को इसमें शामिल किया गया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन पद्धति इसमें प्रारंभ कर दी गई कि उनके क्या क्या विशेष प्रकार्य हैं, क्या किस तरीके से कर रहे हैं, जो भी स्थितियां हैं वो सामने उनको लाना है। वैज्ञानिक पद्धति मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में लाई गई, वैज्ञानिक तरीकों से। ठीक है ना। सांख्यिकी का प्रयोग भी करना है, तथ्य जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना है, उनका विश्लेषण करना है, उन आंकड़ों के आधार पे सिद्धांतों का निर्माण करना है ताकि बिल्कुल सही तथ्य सामने आ जाए। ठीक है। एक तो हम कहें कि मान लीजिए कि लोग Y को पसंद करते हैं, एक तो हम अपनी कल्पनाओं के आधार पे कहें बंद कमरे में, और इन्होंने कहा कि पुरानी पॉलिटिकल साइंस ये कहती थी कि यदि विचारक स्वयं Y को पसंद करता है तो वो बताता है कि समाज को Y को पसंद करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हमें इस पर नहीं जाना है, क्योंकि हम जो वास्तविक स्थिति है उससे दूर भाग रहे हैं कल्पनाओं के माध्यम से। ये कह रहे हैं कि हम तो आंकड़ों से इस चीज को बताएंगे कि मान लीजिए 5000 लोग हैं
तो हम सर्वे करेंगे, सांख्य के आंकड़ों से बताएंगे कि साहब 2500 लोग हैं या मान लीजिए 3000 लोग हैं, वो एक्स की तरफ हैं, और 2000 लोग हैं, आंकड़े यदि आपके आते हैं वाई की तरफ है, तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फैक्ट आपके सामने आ गया, तो आपको कल्पना की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल तथ्यों के आधार पे वैज्ञानिक पद्धति से आप निष्कर्ष बताएंगे कि यहाँ एक्स है, उस चीज को लोग पसंद करते हैं, बशर्ते वो खराब है, अच्छी है, बुरी है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इससे ये कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल ये बता रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में एक्स है, उसका बाहुल्य है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये कह रहे हैं कि यथार्थवादी वैज्ञानिक पद्धतियां इन्होंने अपने रिसर्च मेथड में शामिल की। उसके अलावा इन्होंने प्रत्यक्षवाद को अपनाया, जो भी चीजें सामने है वही चीजें हमें रखनी है। ये एक इनका था कि जो आपके सामने है, जो चीज सामने आती है, आप उसको एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा आप उसको रिसर्च करके वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप उसको लोगों के सामने रख दीजिए। इसी प्रकार इन्होंने जो अनुभववादी इनकी पद्धति में दिखाई देता है, ठीक है, अपने अनुभवों के आधार पे जो व्यक्तिगत इनको प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव हुए, उन्हीं चीजों को आप लोग राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों के निर्माण में काम में लीजिए। ये ऐसा उन लोगों ने माना और उन्होंने ऐसा शुरू किया। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में अनुभववाद जो पद्धति है उसको काम में लिया गया, तथा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन पद्धतियों को काम में लिया गया। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी ये सारी पॉलिटिकल साइंस में आई। तो राजनीति विज्ञान में एक नया बदलाव मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में दिखाई देता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में जिन जिन चीजों को शामिल किया गया, जो जो प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है, वो हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे।